स्टूडेंट, आज हमारी जो लेक्चर है वो क्लास 12th का जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का उसका एक टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इसका जनरली अगर इसको डिफाइन करेंगे तो इसको मेंस का मीनिंग होता है मंथ, या इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम जनरली पीरियड भी कह देते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिएगा कि अगर कोई डेफिनेशन कहेगा तो क्या बोलेंगे कि रेगुलर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, रेगुलर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस फ्रॉम द इंटरनल lining of uterine wall। ये क्या होता है कि रेगुलर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस फ्रॉम द इंटरनल लाइनिंग ऑफ यूटराइन वॉल, इसी को हम कह देते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, और ये किसी फीमेल में एक ड्रास्टिक चेंज होता है और इसकी जो पीरियोडिसिटी होती है वो या तो मंथली होती है या तो 28 डेज, 31 डेज, 32 डेज, मतलब कि एक एवरेज है 28 टू 32 या 33 डेज। यह पीरियोडिकली चेंज है एक फीमेल लाइफ साइकिल में और ये मंथली आपको चेंजेस अपीयर होते हैं। इस जो पीरियड के 4 फेजेज होते हैं, फेजेज ऑफ इसके 4 फेजेज होते हैं और हर फेज में एक लिटिल बिट चेंज होता है उसके बिहेवियर पे या उसके बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सबसे पहला फेज जो होता है जिसको बोलते हैं, और आपका जो दूसरा फेज है उसको हम बोल देते हैं फॉलिकुलर फेज, और तीसरे फेज को बोल देते हैं ओवुलेटरी फेज, और लास्ट वाले फेज को बोल देते हैं ल्यूटियल, या इसी को हम सिक्रीटरी फेज भी कहा जाता है। अंडरस्टैंड? 4 फेजेज होते हैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। ये चारों फेज की जो पीरियड होता है वो कितना होता है 28 टू 32। एक एवरेज क्या माना जाता है 28 डेज की मानी जाती है, और हर फेज में एक लिटिल बिट चेंज होता है किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि इसका सिंपल मीनिंग होता है कि डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड म्यूकोसा थ्रू द वेजाइना, इस फेज में होता है। ठीक है, और ये होता क्यों है तो आपको मैं एक बात बता देता हूं। ये मैंने एक आपको रफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया, जिसमें से क्या आपका है, तो इस फेज में क्या होता है कि डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होता है, और वो ब्लड कहां से डिस्चार्ज होता है, तो जो आपकी जो एंडोमेट्रियम की इंटरनल जो लाइनिंग है जिसको एंडोमेट्रियम लाइनिंग बोलते हैं, यह एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो थिक हो गई रहती है, अब थिक क्यों होती है तो आपको बताएंगे। ये जब थिक हो गई रहती है और इस फेज में ये थिक से थिन होती है, तो इसी से क्या होता है शेड का मतलब इसी से झड़ता क्या है तो ब्लड और रिलीज होता है, और क्या रिलीज होता है तो उसके साथ बहुत सारे म्यूकोसल टिश्यू रिलीज होते हैं। ठीक है, इस फेज में, और इस फेज की जो पीरियोडिसिटी होती है 1 to 5 डेज होती है। नेक्स्ट आपका है फॉलिकुलर फेज। इस फेज में क्या होता है, इसकी स्टार्टिंग पीरियड होती है आफ्टर 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होते हैं जो आपके ओवरी, माना कि ये आपकी ओवरी है और ओवरी में आपका ये क्या है ग्राफिकल फॉलिकल है। याद रखिएगा ओवरी में आपके oocyte सेल्स होते हैं,
oocyte का मतलब प्राइमरी फॉलिकल, अनमैच्योर्ड फॉलिकल। तो इस फेज में क्या होता है कि जो आपकी प्राइमरी फॉलिकल है वह आपको कन्वर्ट होती है, प्राइमरी फॉलिकल से होता है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल से ग्राफिकल फॉलिकल। ओवरी में जो आपकी प्राइमरी फॉलिकल जो सेल है वो कन्वर्जन होता है इस पीरियोडिसिटी में, किसमें, ग्राफिकल फॉलिकल में। और इसकी पीरियोडिसिटी कितना पीरियड होता है, तो आफ्टर 5 डेज टू 13 डेज, 5 दिनों के बाद से 13 दिनों के बीच की जो फेज होती है वो क्या होती है, आपकी फॉलिकुलर फेज है। इसमें फॉलिकल रेडी होते हैं क्या रिलीज कराने के लिए, ओवम रिलीज कराने के लिए। और जो थर्ड आपका फेज है जिसको ओवुलेटरी फेज बोलते हैं, इस फेज में क्या होता है कि जो ओवा बन के तैयार हो गया रहता है ग्राफिकल फॉलिकल में, उस ओवा को ग्राफिकल फॉलिकल से बाहर रिलीज होना ही इस ओवुलेटरी फेज की स्पेसिफिक कैरेक्टर होती है। और इसकी जो टाइम पीरियड होती है 14, 13, 14 एंड 15th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और आपकी जो चौथी फेज होती है जिसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं, इसी को हम सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। इस फेज में क्या होता है कि जैसे ही कोई ग्राफिकल फॉलिकल से अगर क्या रिलीज हो जाता है, ओवम निकल जाता है, तो जो बच जाता है वह ल्यूटियल फेज कहलाता है और उसको कार्पस लूटियम कहते हैं। ग्राफिकल फॉलिकल से ओवम के निकल जाने के बाद जो कुछ बच जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, कार्पस लूटियम बोलते हैं। और वो कार्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। और यही प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है कि जो एंडोमेट्रियम की जो इनर लाइनिंग है उसको क्या करता है, उसको वो थिक करता है। अंडरस्टैंड। तो चारों फेज की अपनी अपनी अलग अलग कंडीशन होती है। ये मेंस्ट्रुअल फेज कितना होता है, 1 to 5 डेज की होती है। और आपको फॉलिकुलर फेज कितना होता है, 6 to 13 डे की ये होती है। और आपको ओवुलेटरी फेज क्या हो जाता है, 14 से 15th, 14th to 15th डे, याद रखिएगा। और आपकी ल्यूटियल जो सिक्रेटरी फेज होती है वह 16 to 28 डे। तो रफली क्या हो गया, 1 से लेके 28 डेज के बीच की जो मैंने इवेंट बता दिया, 1 to 5 डेज मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें से क्या होता है, ऊज आउट ऑफ ब्लड होता है। इसमें क्या होता है कि मतलब कि जो आपकी फॉलिकल रेडी होती है क्या करने के लिए, ओवा को रिलीज कराने के लिए। इसमें क्या होता है कि ओवा क्या होता है, रिलीज होता है कहां से, ओवरी से। कहां चला जाता है, तो आपको ओवरी से चला जाता है फैलोपियन ट्यूब की वॉल में या ट्यूब में, कैनाल में। और ल्यूटियल फेज जो बच जाता है उसको हम कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। यह सिक्रेटरी फेज क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे सिक्रीशन होता है क्या करने के लिए, जो आपकी एंडोमेट्रियम जो वॉल है उसको थिक करने के लिए। और क्यों थिक कर, क्या जरूरत है, अब क्या जरूरत है, एंडोमेट्रियम की जो वॉल है या जो मैंने अभी आपको जो डायग्राम बनाया ये वाली जो वॉल है, इसको क्या जरूरत है थिक करने का। तो याद रखिएगा ये थिक इसलिए होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो, सपोज दैट अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया स्पर्म एंड ओवा का, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा वो एम्ब्रियो कहाँ पे जाके अटैच होगा, तो एम्ब्रियो आपकी जो यूट्रस की वॉल है खासतौर से एंडोमेट्रियम वॉल पे जाके क्या करेगा, वो एडहेयर या जाके उस पे चिपक जाएगा। या यहीं पे आपकी इम्प्लांटेशन या जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ की होती है। तो इसीलिए इस बेबी को होल्ड करने के लिए ये जो यूट्रस की जो वॉल है वो थिक होती है। और कौन थिक करता है, तो कॉर्पस लूटियम एक हार्मोन रिलीज कराता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। इसका काम क्या होता है, ये आपको एंडोमेट्रियम वॉल को थिन से थिक करने का काम करता है। क्या जरूरत पड़ी है थिक करने के लिए, क्योंकि यहीं पे एंडोमेट्रियम वॉल पे ही आपको एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा और फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज स्पेशली एट द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। इसीलिए क्या होता है, थिक होता है। अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे ओवा नहीं मिला
अगर ओवा को स्पर्म नहीं मिला तो कंडीशन क्या होगी? तो अगर ओवा को स्पर्म नहीं मिला तो 28 डेज के बाद 29th डे क्या होता है? फिर से ब्लड क्या होता है? फिर से फ्लो होता है और ये पीरियोडिसिटी टाइम चलती रहती है। और एक और बात है, अगर ये जो फेजेज है, ये फेजेज अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जो आपकी मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो क्या होगी? स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप हो जाएगी? क्योंकि इसका जो मकसद है कि आपका बेबी को इम्प्लांट करने के लिए जो भी ड्रास्टिक चेंज करना था इसने कर दिया। जब इसने कर दिया तो फिर आपको फर्दर एंडोमेट्रियम वॉल थिक से थिन होगी नहीं। जब तक ध्यान दीजिएगा कि जब तक एक बेबी इम्प्लांट रहेगा इस यूट्रस में, तब तक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा? हाई होगा। और जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल जब तक हाई रहेगा तब तक ओवरी से ओवा क्या होगा? रिलीज नहीं होगा या आपको फॉलिकल्स डेवलप नहीं होंगे। तो एक तरीके से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है वह ओवरी में ओवुलेशन या उसको बोलते हैं कि फॉलिकुलर फेज को इनहांस नहीं करता है। जब तक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल जब तक हाई रहेगा तब तक फर्दर ओवुलेशन नहीं होगा। और जब तक ये हाई रहेगा तब तक इसकी जो वॉल है थिक होगी। या इनडायरेक्टली कहेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल जब कम हो जाएगा तो अब इसकी जो लाइनिंग है वो क्या होगी? डिसइंटीग्रेट या डिजेनरेट होने लगेगी। ठीक है, इसके बाद आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये चारों फेजेस को गवर्न करने के लिए। अब आप बात को समझिए। मैंने एक सिंपल एक डायग्राम के एक ग्राफ के लेवल से समझाने की कोशिश की है कि कैसे कौन सा हार्मोन किस फेज में ज्यादा एक्टिव होता है या किस फेज में कम एक्टिव होता है। सबसे पहले ये आपको क्या मैंने दे दिया? ये मैंने आपको डेट दे दिया 28 डेज। यहाँ पे मैंने डेज मेंशन कर दिया 28 डेज और आपको बता दिया था 5 दिन तक क्या होगा? 1 से लेकर 5 तक क्या कहलाएगा? मेंस्ट्रुअल फेज कहलाएगा। और 5 के बाद और यहाँ पे 13 तारीख तक क्या कहलाएगा? फॉलिकुलर फेज कहलाएगा। और यहाँ से 13 और 15 के बीच में क्या कहलाएगा? ओवुलेटरी फेज कहलाएगा। और इसके बाद टिल 28 डेज तक यानी 16 से लेकर 28 डेज तक क्या कहलाएगा? ल्यूटियल फेज या इसको सिक्रेटरी फेज कहा जाता है। और आफ्टर 28 डेज अगर फिर फर्दर नेक्स्ट साइकिल फिर यहाँ से 1 से काउंट हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 फर्स्ट डे हो जाएगा और ये सारी इवेंट फिर से हो जाएंगे। अब आप समझिए यूट्राइन इवेंट यानी यूट्रस की वॉल पे क्या कंडीशन होती है ड्यूरिंग ईच एंड एवरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 1 से लेके 5 की जो ड्यूरेशन है इसमें यूट्रस की जो वॉल क्या है? थिन होती जा रही है। मैंने बताया था शेड होती जा रही है, झड़ती जा रही है। तो 5 तक क्या हो रहा है? यूट्रस की वॉल थिन होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और छठे दिन से लेके अब यहाँ पे क्या होगा? यूट्रस की वॉल लगातार क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। इस बात को याद रखिएगा कि ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में क्या होता है कि जो आपकी यूट्रस की वॉल सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि यूट्रस की वॉल ही क्या होती है? शेड ऑफ होती है या ब्लड का लॉस होता है। कहां से ब्लड रिलीज होता है? तो ये जो आपके एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वही क्या होती है? डिसइंटीग्रेट या डिजेनरेट होती है। और आफ्टर 6th डे से क्या स्टार्ट होता है? फर्दर फिर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बननी चालू होती है। देखिए तो 1 to 5 मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है कि यूट्रस की वॉल थिन होती जा रही है। फ्रॉम 6 टू फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं 28 डेज तक क्या हो रहा है? आपकी जो एंडोमेट्रियम वॉल थिक होती जा रही है। ठीक है, और सबसे ज्यादा थिक कब रहती है? तो ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज में होती है। नेक्स्ट हम आते हैं आपको ओवेरियन हार्मोन की बात करते हैं, यानी ओवरी कौन कौन सा हार्मोन रिलीज कराता है। तो ओवरी जनरली प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन रिलीज कराता है और कुछ सर्कमस्टांसेस में अदर कराते हैं जो बताएंगे बाद में। ओवेरियन हार्मोन क्या? अब समझिएगा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वह दिस फेज मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? कम होता है। ठीक, ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुअल फेज प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लेवल क्या होता है? कम होता है। क्यों? अब आप बताइए जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल जब हाई रहेगा तो एंडोमेट्रियम वॉल क्या होगी? थिक होगी। तो यहाँ पे लो है तभी ना थिन होती जा रही है। ठीक है,
और जैसे फर्दर बढ़ते जाते हैं हमारी जो जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो हमारी जो दोनों हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज में कम होता है, आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, इसकी ग्राफ जो होती है बढ़ती जाती है। तो ये आपकी प्रोजेस्टेरोन और ये आपको एस्ट्रोजन। ध्यान दीजिएगा एस्ट्रोजन का लेवल सबसे ज्यादा कब होता है, ओवुलेटरी फेज में होता है। ठीक है, अब हम आते हैं पिट्यूटरी हार्मोन और इस ओवेरियन हार्मोन लेवल के बाद आते हैं ओवेरियन हार्मोन। अब जो ओवेरियन हार्मोन क्या इफेक्ट करता है ओवरी पे, ध्यान समझिएगा, ओवेरियन हार्मोन ओवरी पे क्या इफेक्ट करता है ड्यूरिंग ईच एंड एवरी फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ओवेरियन हार्मोन सबसे पहले मैंने बताया था कि जो आपकी ओवरी में जो फॉलिकल्स होती है वो इमैच्योर फॉलिकल होते हैं जिसको प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आपकी प्राइमरी फॉलिकल क्या हो रही है, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हो रही है सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप हो रही है टर्शियरी फॉलिकल में, और यहाँ पे ओवुलेटरी फेज में ध्यान दीजिएगा, ओवुलेटरी फेज कौन सा 13 या 14th to 15th डे या ऐसे बोलेंगे मिड टर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपकी ग्राफिकल फॉलिकल है, इस ग्राफिकल फॉलिकल से क्या रिलीज होता है, तो इसी ग्राफिकल फॉलिकल से आपको ओवम रिलीज हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, आपको ओवम हो जाएगा, और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस लुटियम हो जाता है। जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, कॉर्पस लुटियम। और यहां से पहले तक की जो ओवेरियन हार्मोन का क्या काम था, तो आपकी जो ग्राफिकल फॉलिकल या यूं बोलेंगे कि जो प्राइमरी मैच्योर इमैच्योर जो फॉलिकल्स थे उसको डेवलप कराने का काम करता है। ध्यान दीजिए कि जब ये कॉर्पस लुटियम बच गया और ये ओवम कहां चला गया, तो ओवम आपको फैलोपियन ट्यूब में चला गया, और बाकी जो कॉर्पस लुटियम क्या करता है उस दौरान, तो उस दौरान कॉर्पस लुटियम क्या रिलीज कराता है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कब हाई करता है, जब ये उस ग्राफिकल फॉलिकल से जो ओवम हटने के बाद जो बच जाता है कॉर्पस लुटियम, वो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई करता है। और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई करेगा उस दौरान आपकी जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो बहुत ज्यादा थिक होती है। कब की बात करते हैं, जब आपका ये या ओवम रिलीज हो गया। ठीक है, इस दौरान पिट्यूटरी हार्मोन की क्या कंडीशन होती है, तो पिट्यूटरी हार्मोन समझिएगा इस बात को कि दो पिट्यूटरी हार्मोन होता है, एक एफएसएच होता है दूसरा एलएच होता है। एक आपको एफएसएच होता है दूसरा आपको एलएच होता है। ये इसकी क्या कंडीशन होती है, तो एफएसएच और एलएच का लेवल जो होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है फेजेज उस समय एफएसएच और एलएच का लेवल क्या होता है, बढ़ता जाता है। और ड्यूरिंग ओवुलेटरी फेज सबसे ज्यादा अगर ओवुलेटरी फेज में ही आपका एफएसएच और एलएच का लेवल हाई रहता है। जब ये हाई रहता है तभी जाके क्या करता है, टारगेट करता है फॉलिकल को स्टिमुलेट कराता है, क्या करने के लिए, ओ या ग्राफिकल फॉलिकल से ओवा को रिलीज कराने के लिए। एफएसएच और एलएच का काम होता है कि फॉलिकल को स्टिमुलेट कराना, कहां से, ओवरी से। और इसका काम क्या होता है ओवेरियन हार्मोन का, तो वह बनाने का या उसको सिंथेसिस करने में, यूं बोलेंगे कि डेवलप कराने में ये हार्मोन रिस्पांसिबल है। और इसका क्या काम है, स्टिमुलेट। और सबसे ज्यादा कब होता है, एफएसएच और एलएच का सबसे ज्यादा ओवुलेटरी फेज में ग्राफ बड़ा होता है, और उसके बाद इसकी ग्राफ क्या होती है, फिर नैरो हो जाती है, फिर फर्दर साइकिल में फिर एक पीरियोडिक टाइम के बाद क्या होता है, ग्राफ बढ़ जाता है। तो दो तीन इवेंट समझिएगा कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। एफएसएच और एलएच का लेवल क्या होता है, ओवुलेटरी फेज में सबसे ज्यादा होता है। और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या होता है, जैसे जैसे हम इस फॉलिकुलर फेज से आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी रेशियो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे, बात समझिएगा, यहाँ पे अगर इसको ओवम नहीं मिला या इस ओवम को स्पर्म नहीं मिला तो कंडीशन क्या होगा, तो आपकी कॉर्पस लुटियम क्या हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी।
अगर ओवुलेशन या अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कॉर्पस लुटियम बना रहेगा, ये कॉर्पस लुटियम बना रहेगा। कब कंडीशन में? जब आपकी फर्टिलाइजेशन हो गई होगी तब ये क्या होगा, इसका ग्राफ हाई रहेगा, कॉर्पस लुटियम रहेगा। लेकिन जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस लुटियम क्या होगा, धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा और 28 डेज के बाद क्या होगा, इस प्रोजेस्टेरोन की लेवल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर ये ओवम से स्पर्म फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा, तो कॉर्पस लुटियम डीजनरेट नहीं होगा, ये अब क्या करेगा, थ्रू आउट द 9 मंथ क्या होगा, यह प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या करेगा, हाई करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वॉल को थिक ही रहने देना है और फर्दर हमको ओवुलेशन नहीं करने देना है। तो एक और बात याद रखिएगा कि ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ के ड्यूरेशन में फर्दर ओवुलेशन नहीं होता है, फर्दर मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो फ्लो होने वाले, जो रिलीज कराने वाले जो हार्मोन है उनका लेवल क्या होता है, कम हो जाता है, और जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल को बढ़ाने वाले हार्मोन है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा वो फर्टिलाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में या कहीं भी आप हमको या व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको इससे पूछ लीजिएगा और इसका वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।